9 classes of SRA. Today we will discuss about the 11th class of chapter Physical World and Measurement. The topic is requirement of measurement. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फिजिक्स के बारे में, थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी कि फिजिक्स होता क्या है और फिजिक्स कहाँ कहाँ काम आता है। तो उसके बाद उसमें हमने जाना था कि फिजिक्स एक फ्यूसिस वर्ड से बना हुआ है। किस वर्ड से बना हुआ है? फ्यूसिस से। फ्यूसिस या ये लिख सकते हैं, जो कि किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का। ग्रीक भाषा का है और उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? प्रकृति और प्रकृति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। वो क्या है? फिजिक्स है। थोड़ी बहुत जानकारी लास्ट क्लास में हमने प्राप्त की थी। अब आगे इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमारा चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा जाना था, अब आज जान लेते हैं हम मेजरमेंट। मेजरमेंट का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। जैसे कि जनरली हम दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, बहुत सारे नाप तोल आदि हमारे दैनिक जीवन में काम आती है। जैसे कि हम बाजार जाते हैं, बाजार जाते हुए वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं और हमें कोई भी वस्तु कितनी मात्रा में खरीदनी है, बेचनी है, वो सारी किसके अंतर्गत आती है? मापन के अंतर्गत आती है। जैसे हम बाजार जाते हैं और हमें खरीदनी है 5 kg चीनी, 2.5 मीटर कपड़ा। अतः यहाँ पे क्या आ गया? क्वांटिटी आ गई। कितनी मात्रा में चाहिए हमें चीनी? 5 किलो। अब किलो क्या बता रहा है? इसके मात्रा को, और इसकी मात्रा क्या है? 5। अतः हम कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में मापन बहुत ही उपयोगी है। अब जनरली कह देते हैं 5 दे दो, क्या दे दो? कुछ समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब है इसके साथ मात्रक लगाना बहुत ही जरूरी है। तो हमें 5 kg क्या चाहिए? चीनी चाहिए। लंबाई के रूप में मीटर मात्रक यूज लेते हैं और क्वांटिटी जैसे कपड़ा, हम बाजार गए, कपड़ा खरीदने कितना चाहिए? 2.5 मीटर। अब यहाँ पे मात्रा क्या हो गई? 2.5 मीटर क्या हो गई? मात्रा। और मीटर क्या हो गया? मात्रा। अब इन दोनों का कंबाइंड रूप क्या हो गया? मापन। हमने इनको मापा और तोला, मापा और तोला। मापा किसको? मापा किसको जाता है? लेंथ को। और तोला किसको जाता है? जो वजनी सामान हो। अतः दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं को मापा तोला जा सके वो किसके अंतर्गत आती हैं? मापन के अंतर्गत आती हैं। और जितना जितना मापन का उपयोग में यथार्थता आएगी उतनी ही हमें आसानी होगी। जैसे अब हमें यथार्थ रूप से पता है, यथार्थ का मतलब है स्पष्ट रूप से पता है, स्पष्ट रूप से पता है कि हमें 5 kg चीनी चाहिए। अब एक ये तो हो गया इसका यथार्थ रूप कि 5 किलो हमें चीनी चाहिए। अब कोई कहे कि 5 चीनी दे दो, इसका मतलब क्या है? ये क्या है? यथार्थ रूप नहीं है, इसलिए ये मापन के अंतर्गत नहीं आता। अतः हम कह सकते हैं कि मापन क्या हो गया? शुद्ध एवं यथार्थ। शुद्ध या यथार्थ। यथार्थ यानी स्पष्ट रूप से जिसको हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। अतः हम क्या कह सकते हैं कि जितनी यथार्थता हमारे दैनिक जीवन में होगी, जितनी यथार्थता हमारे दैनिक जीवन में होगी उतनी ही हमें आसानी होगी, उतनी ही क्या होगी? आसानी होगी, उतनी हमें आसानी होगी। अब इनके अकॉर्डिंग दैनिक जीवन की उपयोगिता के अकॉर्डिंग हमें मापन की आवश्यकता पड़ गई, मापन की आवश्यकता पड़ गई। अतः हम कह सकते हैं कि इन्हीं से प्रौद्योगिकी, तकनीक
कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अतः हम कह सकते हैं कि इससे तकनीकी का विकास होगा, मापन से और उपयोगी चीजों की हमें आवश्यकता होगी उसी प्रकार हमें तकनीकी का विकास होगा। जैसे कि और हम जानते हैं कि भौतिक जीवन में और बहुत सारी प्रकृति और प्रकृति से संबंधित विशेष प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे द्रव्य और ऊर्जा के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करते हैं। वो किसके अंतर्गत आते हैं? भौतिक जगत के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद इनका सत्यापन किया जाता है, ये भौतिक राशियां कैसे बनाई जाती हैं, आखिर ये भौतिक राशियां क्या होती हैं, ये सब किसके अंतर्गत आता है? भौतिक जगत के अंतर्गत आता है। आगे इनका सत्यापन किस प्रकार किया जाता है? जैसे आर्किमिडीज के सिद्धांत का सत्यापन किस प्रकार किया जाता है? एक वस्तु को लो, वस्तु को पानी में डालो और उस वस्तु का भार मेजर करो और उसी वस्तु का यहाँ पे हवा है, हवा में भार मेजर करो। तो दोनों वस्तुओं का, एक वस्तु का हवा में भार और पानी में भार मेजर करके देखो, उनकी तुलना करके देखो, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे आर्किमिडीज के सिद्धांत का सत्यापन होता है। अब ये राशियां किस प्रकार प्राप्त की जाती हैं, ये राशियां क्या होती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं भौतिक राशियां। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियां वे राशियां जिनको एक संख्या के रूप में व्यक्त कर सके। वे राशियां जिनको संख्या के रूप में व्यक्त कर सके तथा उनको प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां। भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां वे राशियां जिनको एक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था 5 kg चीनी। 5 kg चीनी संख्या के रूप में व्यक्त किया है, संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके और उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके। इसको हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। तो ये राशि, तो इस प्रकार की राशियां क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अब ये एक 5 kg हो गया, तो ये क्या है? एक द्रव्यमान है। अतः हम एग्जाम्पल क्या क्या लिख सकते हैं? जैसे द्रव्यमान, लंबाई, धारा, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा आदि किसके अंतर्गत आती हैं? ये सारी क्या है? हमारी भौतिक राशियां। द्रव्यमान के अंदर हमने देखा था 5 kg का एग्जाम्पल। लंबाई, जैसे हमें कपड़ा की आवश्यकता है, कपड़ा 2.5 मीटर की आवश्यकता है, 2.5 मीटर कपड़ा, तो ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो गई? लंबाई। यहाँ पे ये वाली कौन सी फिजिकल
करंट फ्लो हो रही है तो वो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, विद्युत धारा हो जाएगी। इसी प्रकार पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ये किसके अंतर्गत आती है, भौतिक राशियों के अंतर्गत। अब भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, आगे देख लेते हैं। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। यहीं पे लिख लेते हैं थोड़ा आगे, भौतिक राशियों के प्रकार। प्रकार भौतिक राशियों के, पहला क्या है, मूल राशियां, और दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। कौन सी राशियां, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, इनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरी होती है व्युत्पन्न मतलब डेराइव्ड क्वांटिटीज। पहले हमने जाना कि भौतिक राशियां क्या होती है, वे राशियां जिनको संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके और उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके। प्रत्यक्ष मतलब साक्षात रूप से और अप्रत्यक्ष मतलब इंडिविजुअल रूप से, यानी कि एक तरीके से कहीं अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके। अब भौतिक राशियां के दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियों को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, अर्थात वे राशियां जिनको व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, जो अन्य अदर पर डिपेंड नहीं करती, वो होती है मूल राशि। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मूल मतलब उनका उद्गम कहीं और से नहीं हुआ हो, वे राशियां क्या कहलाती हैं, मूल राशियां। दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियां, वे राशियां जो कि मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, जिनका उद्गम ही मूल राशियों से होता है, उन राशियों को क्या कहते हैं हम, व्युत्पन्न राशियां। परिभाषा देखते हैं, मूल राशियां वे राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं हम, द्रव्यमान, लंबाई, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा आदि। और दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, व्युत्पन्न मतलब जिनका उद्गम अन्य राशियों से हुआ हो, मतलब जिनको अन्य राशियों से व्युत्पन्न किया जा सके, उत्पन्न किया जा सके, वे राशियां क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां। अतः हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं, वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, मूल राशि
राशियां कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम। क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, बल, ये सारी कैसी राशियां हैं? व्युत्पन्न राशियां, अर्थात ये मूल राशियों से बनी हुई राशियां हैं, अर्थात मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। ये राशियां मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, इसलिए इन राशियों को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां, क्योंकि इनको मूल राशियों से उत्पन्न किया गया है। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, बल। क्षेत्रफल को हमें ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा कि व्युत्पन्न कैसे हुई है, तो इसको समझ सकते हैं लंबाई इंटू लंबाई, मतलब दो लंबाइयों का स्क्वायर। जैसे स्क्वायर ले लेते हैं हम, स्क्वायर में चार भुजाएं बराबर होती हैं, तो a इंटू ए, यानी ये भी लेंथ ही है, ये भी लेंथ है। लेंथ का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि मीटर में है, तो लंबाई इंटू लंबाई या लंबाई इंटू चौड़ाई, एक तरीके से चौड़ाई ले लेते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसका क्या हो गया? ये एरिया हो गया। और ये लंबाई क्या है? मूल राशि है। ये लंबाई मतलब चौड़ाई, चौड़ाई कहने को तो एक लंबाई ही है, मीटर ही है, दोनों का मात्रक, तो दोनों मीटर मीटर, तो मीटर किसका मात्रक है? एक मीटर किसका मात्रक है? मूल राशि का। अब 2 मीटर का गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। अतः हम कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। आयतन, आयतन को हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल इंटू लंबाई, यानी मीटर का स्क्वायर इंटू मीटर, इसका विमाप क्या होती है? मीटर क्यूब। अतः हम समझ सकते हैं कि आयतन भी व्युत्पन्न किया गया है, किससे? मूल राशियों से। इसी प्रकार कार्य, कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। अब बल भी एक क्या है? व्युत्पन्न राशि है। बल को किससे डेवलप किया गया है? बल F बराबर m इंटू ए भी डेवलप किया गया है। अतः ये राशियां क्या है? व्युत्पन्न राशियां हैं। अतः हम कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जिनको मूल राशियों से व्युत्पत्तित किया गया हो। अब हमने देख लिया कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, राशियों के बारे में जान लिया। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा मापन के बारे में। मापन जान लिया है, उसके बाद जानते हैं मात्रक। ये सब फिजिकल क्वांटिटीज किसके अंतर्गत आ गई? मापन के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं हम मात्रक। मात्रक मीन्स यूनिट। यूनिट क्या होती है? किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को उसके निश्चित परिमाण
स्टैंडर्ड मान लेते हैं, मानक मान लेते हैं, मानक मान लेते हैं। इस मानक को ही मात्रक कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अब ये वर्ड समझ नहीं आ रहा होगा, मानक। मानक मतलब होता है एक चीज को बेसिस मान लेते हैं, उस बेसिस के अकॉर्डिंग हम किसी भी चीज को डिस्क्राइब करें, किसी भी चीज को आधार मानकर उसको एक्सप्लेन कर सकें, उसे बोलते हैं हम मानक। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को उसके निश्चित परिमाण का, भौतिक राशि के परिमाण का मानक मान लेते हैं। उस परिमाण के मानक को क्या कहते हैं? मात्रक। मानक समझ में आ गया, किसी भी चीज को आधार मानकर आगे वस्तु को डिस्क्राइब करना मानक कहलाता है। अब मात्रक को समझने के लिए दो तथ्यों की आवश्यकता होगी। मात्रक को समझने के लिए हमें दो तथ्यों की आवश्यकता होगी। दो तथ्यों की आवश्यकता होगी और वो तथ्य क्या होंगे? पहला है मानक मात्रक और दूसरा है आंकिक मान। दूसरा क्या है? आंकिक मान। मानक मात्रक क्या हो गया? किसी भी चीज को स्टैंडर्ड मान के उस चीज को एक्सप्लेन करना मानक मात्रक हो गया। अब आगे देखते हैं, इसको समझने के लिए हमें दो तथ्यों की आवश्यकता होगी। एक तो होगा मात्रक और दूसरा होगा आंकिक मान। मानक का मतलब हो गया यहाँ क्या? किसी भी चीज को बेसिक मानना, बेस मानना। पहला है मात्रक और दूसरा है आंकिक मान। मात्रक क्या होता है? जिसमें भौतिक राशि को व्यक्त करें, जिसमें भौतिक राशि को व्यक्त करें, उसे हम क्या कहते हैं? मात्रक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं क्षेत्रफल लिया। क्षेत्रफल की विमा क्या होती है? मीटर स्क्वायर। मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। हमने परिभाषा क्या पढ़ी? जिसमें भौतिक राशि को व्यक्त कर सके। भौतिक राशि क्या हो गई यहाँ पे? क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल को किसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं हम? मीटर स्क्वायर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जिसमें भौतिक राशि को व्यक्त किया वो क्या हो गया? मात्रक। तो यहाँ पे मात्रक क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल को किस में व्यक्त किया हमने? मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे? मात्रक हो गया। आंकिक मान। नेक्स्ट है आंकिक मान। आंकिक मान भौतिक राशि का आंकिक मान यह बताता है कि कोई भी भौतिक राशि मात्रक की कितनी गुनी है? मात्रक की कितनी गुनी है? आंकिक मान क्या होता है? आंकिक मान हमें ये बताता है कि भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि या क्षेत्रफल मान लो, कोई द्रव्यमान मान लो, वो मात्रक की
कितनी गुनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या होगा, हमारा आंकिक मान होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं 500 केजी 500 किलो आलू है, 500 किलो आलू, 500 किलो आलू है, तो ये क्या हो गया 500, ये हो गया इसका आंकिक मान, आंकिक मान। और केजी क्या हो गया, इसका मात्रक। अब ये इसके साथ लगा हुआ है, इसका मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि आंकिक मान क्या है, ये हो गया आंकिक मान और ये हो गया इसका मात्रक। और ये क्या लिखा हुआ है कि कोई भी भौतिक राशि मात्रक की कितनी गुनी है, ये हो गया इसका मात्रक और ये हो गई उससे गुना। इससे समझ आ रहा है कि भौतिक राशि टोटल ये 500 के केजी क्या है, एक भौतिक राशि है, और उस भौतिक राशि को क्या नाम दे सकते हैं हम, द्रव्यमान। द्रव्यमान, ये भौतिक राशि कौन सी, द्रव्यमान, जो कि मात्रा की कितनी गुनी है, 500 गुनी है। अब जो जितनी गुना है वो उसका क्या है, आंकिक मान। आंकिक मान इसका मतलब यहाँ क्या हो गया 500, 500। परिभाषा समझ में आ गया और एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया। आंकिक मान हमें यह बताता है कि भौतिक राशि मात्रक की कितनी गुना है, वो राशि क्या है, आंकिक मान। तो यहाँ पे क्या 500 एक आंकिक मान है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मात्रक हमने समझ लिया, किसी भी भौतिक राशि को उसके एक निश्चित परिमाण को, किसी भी भौतिक राशि के उसके निश्चित परिमाण को मानक के रूप में मान लेते हैं, और वो मानक क्या होगा, मात्रक होगा। मात्रक को समझने के लिए हमें दो तथ्य की आवश्यकता होगी, मात्रक और आंकिक मान। मात्रक क्या होगा, जिसमें भौतिक राशि को व्यक्त करें, वो क्या होगा मात्रक। जैसे क्षेत्रफल एक भौतिक राशि होगा, उसको हमने मीटर स्क्वायर में व्यक्त किया, तो मीटर स्क्वायर क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। नेक्स्ट आंकिक मान। आंकिक मान हमें क्या बताता है कि भौतिक राशि, जो भौतिक राशि है वो मात्रक की कितनी गुनी है, वो हमें क्या बताएगा, आंकिक मान। जैसे कि हमने एग्जाम्पल से समझा था 500 केजी आलू, अब इसमें केजी क्या हो गया, केजी इसका मात्रक हो गया। और ये पूरी क्वांटिटी क्या है, कौन सी भौतिक राशि है, ये एक द्रव्यमान भौतिक राशि है। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, केजी। केजी यानी मात्रक का, मात्रक के मल्टीप्लाई में क्या है 500। अब केजी का मल्टीप्लाई है 500, मात्रक का गुना क्या है 500, 500 केजी का गुना क्या हो गया, आंकिक मान। तो ये हमें समझ में आ गया, आंकिक मान ये बताता है कि भौतिक राशि उसके मात्रक की कितनी गुनी है। अब हम आगे देखते हैं, माना। माना संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान n तथा उसका मात्रक, मात्रक u है। ये हमने माना है संख्यात्मक मान n तथा मात्रक u है। तो भौतिक राशि क्या होगी, भौतिक राशि बराबर संख्यात्मक मान इंटू मात्रक। एग्जाम्पल से समझा था हमें, जैसे अभी लिया था 500 केजी, ये कौन सी भौतिक राशि थी, द्रव्यमान। तो इसको तो हम लिख सकते हैं भौतिक राशि
अगर हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहें, भौतिक राशि, और ये क्या है 500 आंकिक मान, और ये क्या है इसका मात्रा, ये मल्टीप्लाई है इसके। तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं भौतिक राशि बराबर संख्यात्मक मान इंटू मात्रा। अब हमने संख्यात्मक मान क्या माना है n, और मात्रा क्या माना है u। तो भौतिक राशि बराबर n इंटू u। हम मान लेते हैं भौतिक राशि कोई है x, तो x बराबर n इंटू u। ये राशि नियत है, x एक नियत है, तो x बराबर n इंटू u बराबर नियतांक। तो n इंटू u बराबर नियत, और n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u, यानी कि संख्यात्मक मान यूनिट के मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। इसका मतलब ये है कि संख्यात्मक मान n क्या है संख्यात्मक मान और u है मात्रक, यानी संख्यात्मक मान जितना बड़ा होगा यूनिट का मान यानी मात्रक का मान उतना ही कम होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि संख्यात्मक मान व्युत्क्रमानुपाती हो गए, संख्यात्मक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1/u को बोलते हैं हम व्युत्क्रमानुपाती। अतः जितना संख्यात्मक मान बड़ा होगा, जितना संख्यात्मक मान बड़ा होगा उतना ही मात्रक छोटा होगा, उतना ही मात्रक छोटा होगा। हमने मान संख्यात्मक मान n है, मात्रक u है, तो भौतिक राशि क्या होगी संख्यात्मक मान इंटू मात्रक। मान ली हमने भौतिक राशि कोई है x है, x एक भौतिक राशि नियत राशि हो गई n इंटू u, तो n इंटू u बराबर नियत। अब n नियत है तो इसको प्रोपोर्शनल का साइन लगा सकते हैं, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। अतः इससे हम कह सकते हैं कि n का मान बढ़ने पर u का मान कम होगा। इसको एक बार और समझ लेते हैं, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, ये कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा ये समझ नहीं आया होगा। जैसे n का मान हमने u का मान माना 2, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं k/u, k कांस्टेंट मान लिया, तो u मान लिया हमने 2, तो n बराबर k/u, u का मान हमने माना है अपनी तरफ से k/2, मतलब कोई भी राशि है k का मान हम 1 मान लेते हैं, तो 1/2 यानी 0.5। अब हमने u का मान तो 2 माना, लेकिन n का मान कितना है 0.5। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके देखते हैं, u बराबर 4 रखते हैं, तो n बराबर क्या आता है 1/4 यानी 0.25। यानी जैसे जैसे u का मान बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे 2 था तो इसका मान कितना था 0.5, यहाँ पे u का मान 4 माना था तो n का मान कितना था 0.25। इसका मतलब क्या हो गया कि u का मान बढ़ने पर n का मान कम होता है। ये आगे इससे समझ में, तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। अतः हम कह सकते हैं कि संख्यात्मक मान
किसी भी भौतिक राशि की मात्रक के लिए कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। कोई भी मात्रक हम चूज करेंगे तो वो मात्रक किस प्रकार का होना चाहिए। मात्रक किसी भी भौतिक राशि का मात्रक, भौतिक राशि का मात्रक कैसा होना चाहिए, उससे संबंधित बातें। पहला, वो मात्रक सर्वमान्य होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, परिमाण सर्वमान्य, उसका परिमाण, आकार आदि निश्चित होना चाहिए, निश्चित होने चाहिए। ये नहीं है कि हम कुछ ही चूज कर ले, उसका आकार कितना भी बड़ा हो, आकार परिमाण कितना भी बड़ा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पर्टिकुलर होना चाहिए जो सर्वमान्य हो, सभी के द्वारा मान्य हो। और दूसरा, मात्रक ऐसा होना चाहिए जिस पर ताप, दाब, स्थान आदि का प्रभाव नहीं पड़े, प्रभाव नहीं पड़े, ऐसा मात्रक होना चाहिए। ताप का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मात्रक हमने ऐसा चूज किया कि उस पर ताप का फर्क पड़ रहा है। ताप का फर्क पड़ने का मतलब ये है कि अब यदि अब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो उसका मात्रक, उसकी क्वांटिटी कुछ और आ रही है, और 45 डिग्री सेल्सियस पर उसकी क्वांटिटी और कुछ आ रही है। तो इस प्रकार का मात्रक नहीं होना चाहिए जो कि ताप के साथ चेंज हो। दाब का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, स्थान का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अपने भारत में उसका मात्रक कुछ आ रही है, ऑस्ट्रेलिया में उसकी मात्रक कुछ आ रही है, तो ऐसा मात्रक नहीं होना चाहिए। मात्रक ऐसा होना चाहिए जिसकी भारत में भी मात्रा उतनी ही आए, ऑस्ट्रेलिया में भी उसकी मात्रा उतनी ही आए। इस प्रकार स्थान का ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीजों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, ऐसा मात्रक हमें चूज करना चाहिए। और नेक्स्ट, और ऐसा मात्रक होना चाहिए, ऐसा मात्रक होना चाहिए, मात्रक होना चाहिए जो कि आसानी से प्राप्त हो सके, आसानी से प्राप्त हो सके। मात्रक कैसा होना चाहिए जो हमें आसानी से प्राप्त हो सके और रिलायबल हो, प्रभावशाली हो, सरलता से प्राप्त हो सके, ऐसा मात्रक हमें होना चाहिए। मात्रक के हमें चूज करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी भौतिक राशि का मात्रक चुनते समय ध्यान रखने योग्य बातें।